नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज मुद्दा जो है वो अलग है, क्योंकि मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर के कि इस देश को भी पहचानना चाहिए और इस समाज को भी पहचानना चाहिए, साथ-साथ जो सरकारें हैं वो भी इस मुद्दे को जाने। क्योंकि 1962 की वो लड़ाई जो जिन वीरों ने लड़ी थी, उन 18,000 फीट की ऊंचाई पे जाकर के और वो योद्धा जो कि मोस्टली यादव रहे थे, उन योद्धाओं ने हड्डियां गला देने वाली ठंड के अंदर वहां लड़ाई लड़ी थी और इतनी भयंकर लड़ाई थी कि उसके अंदर इन सभी को बोल दिया गया था कि अगर आप चाहे तो पीछे हट भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सभी ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लड़ेंगे। और मेजर शैतान सिंह जो कि इनको लीड कर रहे थे, उन्होंने भी साफ तौर पे आगे से उनके पास जैसा भी इंस्ट्रक्शन आया होगा, उन्होंने पूछा था इनसे कि क्या आप हटना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं? तो इन्होंने साफ बोला कि नहीं, हम लड़ना चाहते हैं। और वो लड़ाई आज इतिहास में ऐसी लड़ाई के तौर पे दर्ज है कि उसको आप अद्वितीय कह सकते हैं कि ऐसी कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई जिसके अंदर इतने भयंकर साहस का परिचय दिया गया हो। साथ-साथ जब 3 महीने के बाद में जो बर्फ है वो हटी, तो उस समय पे जो हमारे जवान थे, जो हमारे योद्धा थे, उस समय भी उनकी आप डेड बॉडी कहें या जो भी उनको कहें, लेकिन वो यथावत स्थिति में थे और उनका हाथ ट्रिगर के ऊपर था, किसी के हाथ के अंदर ग्रेनेड था। तो कितनी भयंकर लड़ाई लड़ी गई होगी वहां पे, वो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसी लड़ाई के ऊपर चर्चा करने के लिए और साथ-साथ दूसरी एक लड़ाई और आज के जो योद्धा हैं वो भी लड़ रहे हैं और उस लड़ाई का नाम है अहिर रेजिमेंट, ताकि उस लड़ाई का कुछ हिस्सा एक सम्मान के तौर पे कांधे के ऊपर मिल जाए, उसको लेकर के हमारे साथ सबसे पहले मैं गेस्ट का नाम लूं, डॉक्टर ईश्वर जी हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़े लेवल पे प्रैक्टिशनर डॉक्टर भी रहे हैं, साथ साथ कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ चुके हैं अहिर रेजिमेंट के लिए। दूसरी अगर मैं बात करूं, रावजीत जी हमारे साथ हैं, ये भी काफी समय से इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा में भी रहते हैं और साथ साथ ये समाज के हर लेवल पे जाके कार्य करते रहते हैं और सभी इन मामलों के जानकार भी हैं। तीसरे अगर हम व्यक्ति की बात करेंगे तो हमारे साथ में ऑनरी कैप्टन राजेंद्र भी मौजूद हैं। राजेंद्र जी काफी ऑपरेशंस के अंदर हिस्सा ले चुके हैं, कारगिल जो ऑपरेशन था उसके अंदर भी मौजूद थे और ये गैलेंट्री अवॉर्डेड भी हैं। तो साहब मैं सबसे पहले रावजीत जी आपसे मैं शुरुआत कर लेता हूं। चलिए सब आप बताएं, जो लड़ाई रही थी जिसको कि सहिरवाल के लिए बहुत बड़ी लड़ाई के तौर पे, बहुत बड़े सम्मान के तौर पे देखा जाता है, आप क्या कहेंगे पूरे विषय को लेकर? मैंने रेजांगला की लड़ाई के बारे में सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, बल्कि रेजांगला में जो लड़े थे कैप्टन रामकुमार साहब अभी स्वर्गवासी हैं, वीर चक्रा है, रामचंद्र साहब वीर चक्रा मंदोला वाले जी, इन सब से के दर्शन मुझे हुए हैं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने इनसे काफी गुफ्तगू की इस लड़ाई के बारे में। और रामकुमार साहब तो यंग थे, पढ़े लिखे थे, उन्हें एक चीज याद थी, ये जो मोर्चा था इसकी तुलना अगर मैं हिंदुस्तान के किसी मोर्चे से नहीं करना चाहता, मैं विश्व स्तर के ऊपर जो जितने भी लास्ट स्टैंड हैं जी, सारागढ़ी है, रोरकेल्स ड्रिफ्ट का है, और भी कई मोर्चे हैं, उनके ऊपर अगर मैंने जब अध्ययन करा तो मैं किसी और की वो कमी नहीं बता रहा, लेकिन इसको मैंने और सब लड़ाइयों से ऊपर ही पाया हर मायने में। उसकी वजह थी इस लड़ाई में जो जवान लड़े वो मैदानी इलाके के हमारे अहिरवाल के अहीर थे। ज्यादातर ने तो पहाड़ देखा भी नहीं था, बर्फ वाला। करीब 20,000 के एल्टीट्यूड पे लड़ना मैदानी इलाके के जवान के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एयर जो है कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। दूसरी चीज, उस टाइम स्नो क्लोथिंग नहीं थी, नवंबर का महीना और लद्दाख में तो कड़कती ठंड होती है जी। तीसरी चीज 303 की बंदूक मैंने खुद ने चलाई है, सिंगल फायर है, कंधा हिल जाता है जी।
चौथा, अम्यूनिशन भी जो है लिमिटेड। और आप ताज्जुब करोगे, लड़ाई जो लड़ाई गई वो हमारे सीनियर जैसे जो थे वहां पे, सरजा साहब थे, रामचंद्र साहब थे, हरिराम साहब थे, इन्होंने लड़ाई, क्योंकि ये बड़े लंबे दायरे में फैली हुई थी एक पूरी कंपनी। तो जब मैंने इन लड़ाइयों का इनका तुलनात्मक अध्ययन करा तो मैंने ये एहसास किया कि भाई ये देखो, ये तो सारी लड़ाइयों से 21 ही थी, 19 तो हो ही नहीं सकती जी। और इस लड़ाई को जो सही मायने में लड़वाया जवानों को, वो जेसीओज का बहुत बड़ा अहम रोल था। मैं मेजर शैतान सिंह की काबिलियत पे शक नहीं कर रहा जी। पर वो इतना लंबा दायरा था कि मेजर शैतान सिंह हर जगह पहुंच नहीं सकते थे। जो सही मोर्चे को संभाल के रखा और जवानों को मोटिवेट करके दुश्मन को तबाह किया, उसमें दादा महाबली सुरजा जी, रामचंद्र साहब और जो है वीर हरिराम जी का, इनका बहुत बड़ा रोल था। और आप देखिए, अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपनी पहली लड़ाई में, क्योंकि ये जवान पलटन थी, 48 में खड़ी करी गई थी जी, और 61 के अंदर इसे प्योर हीर बनाया था। अपने पहले ही युद्ध में इन्होंने अपनी पताका फहराई जी, और देखो उस लड़ाई का कहां तक असर पड़ा है। आप देखो, मैं रेजांगला पलटन है वो मेरे परिवार की तरह है। मैं इनके जितने भी सीनियर जेसी साहिबान, एनसी साहिबान है, कमीशन ज्यादातर के मतलब मेरे निजी इनसे संबंध है। इस पलटन की तासीर ऐसी है कि जितनी बड़ाई करी जाए उतनी ही कम है जी। इन्होंने हर मोर्चे पे, उस 62 के बाद में हर मोर्चे पे अपनी पताका फहराई, चाहे वो सिंध का मोर्चा हो, चाहे कारगिल में हो, जलूरा में एंटी जो इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, मतलब इतनी जबरदस्त शानदार पलटन। और अगर आप इनका भाईचारा देखोगे, क्या होता है, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड। मैंने 13 कुमाऊं से ज्यादा किसी में ब्रदरहुड नहीं देखा। मैं तोप खाने की, आर्मर की, हर वर्ग की, हर क्षेत्र की पलटनें देख चुका हूं नजदीक से। मेरे परिवार का तो सैनिक जो है बैकग्राउंड है जी। और उससे भी बड़ी शानदार बताता हूं, ये जब रिटायर होके आते हैं तो ये उस हमारी सिविल सोसाइटी में भी इनका योगदान है जो असाधारण है। रेजांगला के और जलूरा के जो शौर्य दिवस है उसको इन्होंने जिंदा रखा हुआ है बिना किसी फंड्स के। बिल्कुल राव साहब, मैं एक चीज आंखों से देखा है, सीनियर जेसीओज को सब कुछ मैनेज करते हुए। मैंने कैप्टन राजेंद्र सिंह जी को तो वहां दरी बिछाते हुए देखा खुद। जी। तो ये जो पलटन है इसकी तासीर ऐसी है, आप सोच भी नहीं सकता। मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट बटालियंस ऑफ होल इंडियन आर्मी। राव साहब, आपने अभी गैलेंट्री अवार्ड से उसको वो करा। आप देखिए, कोई 2 किसी के पास 2 गैलेंट्री, किसी के 4, इनके पास तो अगर यूनिट साइटेशन ही देखोगे तो दर्जनों है भाई जी। तो इस पलटन का जो लड़ने का जो माता है, इसके तासीर है, इसके संस्कार हैं, वो आप मतलब आम आदमी सोच भी नहीं सकता। मैं झूठी बड़ाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इनसे वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। ये तो मेरे दादा नाना की पलटन है। बिल्कुल राव साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। आपने तो जो उस समय के जवान रहे हैं उनसे आप मिले भी हैं, बात भी की है। जो उनमें से कुछ जवान बचे थे, आपने अभी अभी कहा, तो उन्होंने क्या स्थिति बताई वहां की, या जब आपने बात की तो क्या हालात बताए उस समय की? मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। जी। जब कप्तान रामकुमार साहब पाली गोठड़ा वाले हमारे बीच में मौजूद थे और डांगला डे पे मैं गए तो बड़े बाके जवान थे वो, और गोली के निशान उनके नाक के और इधर अब भी थे उनपे। तो मैंने देखा अचानक उनके आंख में तो आंसू आ गए। मैं बोला कि कप्तान साहब क्या बात है? बोला बेटा, क्या यही दिन देखने के लिए हम आज जिंदा हैं? उनका इशारा इस तरफ था, कंधे पे नाम नहीं है और जो शहीद परिवार है उनकी कोई सुध नहीं ले रहा था उस जमाने में। मैं आज से 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ जी। और अगले शब्द ये बोला, इससे अच्छा तो ये होता उन बर्फ के अंदर हम भी खत्म हो गए होते। आप सोचिए कितना बड़ा जज्बा था।
और सारी कहानी उनके 2 वाक्यों ने पूरी कर दी कि एक तो वो इस चीज से खुश नहीं थे कि बलिदान दिया, शहादत दिया, खून बहाया, मुल्क की इज्जत बचाई, नाम नमक निशान को हिफाजत रखा, लेकिन उनको सही रूप से पहचान नहीं मिली। कंधे पे नाम ही जो है, ये पलटन सबसे ज्यादा हकदार है। बिल्कुल। दूसरी चीज, आज की तारीख में तो फिर भी थोड़ा बली वारिस है, शहीद परिवारों का उस टाइम कोई ध्यान नहीं रखा गया इतना। और तीसरी चीज देखिए, जो जवान शहादत देता है वो कोई मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए नहीं देता कि भाई प्लॉट चाहिए या कोई गैस कनेक्शन, नहीं। वो कहता है मान सम्मान मिले। और जो भी वहां लड़े थे, एवरी सिंगल सोल्जर, जैसे कि सारागढ़ी में हुआ 21 के 21 को जो है उनको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिया। मैं कह रहा हूं कि हर जो जवान रेजांगला के मोर्चे पे लड़ा था वो गैलेंट्री अवार्ड का हकदार था। आप कैसे रामपाल साहब को पीवीसी नहीं दे सकते? इतनी मतलब उन्होंने आखिरी मोर्चे आखिरी सांस तक लड़े। कैसे आप जो है हरिराम साहब को, सिंह राम साहब को, वीर गुलाब सिंह जी को और महाबली दादा सरजा, जिसकी छाती पे जो जब तक बस नहीं मारा तब तक वो चीनियों को खत्म करता रहा। मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी जो है नालायकी ये की गई है फौज के द्वारा भी और हुक्मरानों के द्वारा भी, कि इस पलटन के कंधे पे नाम लिखना चाहिए था और उस हर जवान को गैलेंट्री अवार्ड देना चाहिए था जो उस मोर्चे पे लड़ा था। इसका एक इतिहास में उदाहरण भी है। आप देखिए, एक यूएस जो यूएन मिशन होता है अफ्रीका में, कॉन्गो में, मैंने उसका पढ़ा है, जादोविली में आयरलैंड के सैनिकों की एक कंपनी, और वो लड़ते रहे जब तक कि उनका मिशन खत्म नहीं, और बाद में हथियार डाल दिए और ताज्जुब हो गए, उनकी कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई 2-4 जवान हुए, मरा कोई भी नहीं। और उनको बाद में ये बोला गया कि जादोविली जैक्स, यानी भगोड़े, कायर, और उनका बड़ी मतलब अपमान किया गया। लेकिन 4 दशक, करीब 4 दशक के बाद में जब उनकी सारी कहानी सच्चाई से दुनिया के सामने आई, तो उन जो जादोविली के जो लड़ाके थे उनको फिर सम्मान दिया गया, गैलेंट्री अवार्ड दी गए। तो 62 में लड़ाई जो हुई, वो अगर नेहरू जी ने उस टाइम जो नहीं दिए गैलेंट्री अवार्ड्स, तो आज तो दिए जा सकते हैं। जादोविली के लड़ाकों के साथ ये हो सकता है, तो हमारे इतिहास में भी होना चाहिए। जब सारागढ़ी में किसको सम्मान मिला, जब जो रोरकेज ड्रिफ्ट पे उन्होंने इतने वीसी दे दिए, और ये 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो लखनऊ के मोर्चे के ऊपर 23 वीसी दिए गए थे। हमारे लोगों को बहादुरों का सम्मान करना भी नहीं आता। अरे तुम अगर और कुछ नहीं कर सकते तो इस रेजांगला पलटन के कंधे पे नाम अहीर लिख देना चाहिए। इतना तो कम से कम फौज को और हमारे हुक्मरानों को करना ही चाहिए, और ये बिल्कुल जायज मांग है। बिल्कुल, अहीर रेजिमेंट का कंधे पे लिखना, अहीर नाम, पहला हक 13 कुमाऊं रेजांगला पलटन का पड़ता है। और अहीर भी लिखते हुए शर्म आती है तो अहीरवाल लिख दो, क्योंकि अहीरवाल के रणबांकुरों ने वहां खून बहाया था। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि अगर सही रूप से सम्मान देना है तो रेजांगला के शूरवीरों का एक ही वो है, श्रद्धांजलि सच्ची, कंधे पे नाम दे दिया जाए और हर जवान को गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए। बिल्कुल राव साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं डॉक्टर ईश्वर जी से बात कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने तो अहीर रेजिमेंट के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी है, तो आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, मैं जो कानूनी लड़ाई लड़ी थी वो अहीर रेजिमेंट के लिए नहीं लड़ी थी जी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरा जो मकसद ये था कि जिसकी रेजिमेंट नहीं है, उस जाति की, उस क्षेत्र के लोगों की, उस संप्रदाय के लोगों की भर्ती नहीं। जी। अब आपको ये बात सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे देश में आजादी के बाद, पहले की बात नहीं कर रहा मैं, आजादी के बाद 75 सालों से 75% युवाओं को फाइटिंग जाति, क्षेत्र और धर्म के हिसाब से
उनको भर्ती नहीं किया जाता है, उन पे रोक है। जी। अब बात अहीरों की आ गई। हमारे साथ जो अन्याय फौज ने करा, मेरे ख्याल संसार में किसी भी सेना ने अपने सर्वोत्तम वीर सिपाहियों के साथ ऐसा कभी नहीं करा होगा। ये एक ऐसा उदाहरण है। डॉक्टर साहब अब बहुत आप बड़ी ये बात है ये देखिए, तो। नहीं ये बहुत छोटी बात है। अगर मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, तो आप ये सोचोगे कि इस देश में 75 साल से क्या। थोड़ा समय देना कि 1897 में जब 6 इन्फेंट्री यूनिट थी, कितनी? 6, और पहली बार जाति के आधार पर भर्ती शुरू हुई थी, तो अहीर 2 रेजिमेंट के 25-25% थे, ठीक। और आज आजादी के 75 साल बाद, उस समय तो एक रेजिमेंट में 1000 आदमी थे, आज एक रेजिमेंट में आज 20,000 से 25,000 आदमी है। अहीरों की जो डेडिकेटेड रिक्रूटमेंट है बाय कास्ट, वो आज भी 36 इन्फेंट्री रेजिमेंट में, एक रेजिमेंट में केवल 25% है। आप सोच सकते हैं ये हुआ तो क्या हुआ। अब आर्मर्ड कोर में आ जाओ, सारी आर्मर्ड कोर में ज्यादातर रेजिमेंटें 450 पौने 500 आदमियों की है, एक रेजिमेंट। सारी आर्मर्ड कोर जो है वो बटी हुई है जाति के आधार पर। ज्यादातर आर्मर्ड रेजिमेंट जाति के आधार पर है या क्षेत्र के आधार पर है। अहीर केवल 2 यूनिट में 25-25% है। अब आप ग्रेनेडियर में आ जाओ, 26 या 28 रेजिमेंट है, हर एक में 1000-1100 आदमी है। अहीर केवल 18 और 21 में 25-25% है। जो भूमि अहीरवाल सैनिकों की खान कहलाती थी जी, इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा कमीन व्यवहार किया है। मैं बहुत दूर से कह रहा हूं इस बात को कि इन्होंने हमारे युवकों का, हमारी वीरता का, हमारे सोल्जरिंग ट्रेडिशन का इन्होंने जो है सत्यानाश कर दिया। जहां जहां एयर ट्रूप्स हैं उनको ऊपर जो है नारों में भी उसमें संशोधन किया गया, नाम लिखने में संशोधन है। हमारे इतिहास को मिटाने का एक कुचक्र हुआ जिसको कुमाऊनाइजेशन कहते हैं, कुमाऊनीकरण कहते हैं उसका। भाई ये कौन सा राष्ट्रीयकरण हो रहा था? अरे अहीर तो 1897 में से अंग्रेजों की फौज में थे, कुमाऊनी तो 1920 और 21 के आसपास गए। कुमाऊनी लाखों में है, हम करोड़ों में हैं। लेकिन 1940 में सिंगापुर विद्रोह की वजह से, जिसमें अहीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करा, वो थम्बैया जी की किताब में लिखा है, आप पढ़ लो। कुमाऊनियों ने अंग्रेजों का साथ दिया तो कुमाऊनी जो है उनको रेजिमेंट मिली, अहीरों को रेजिमेंट नहीं मिली। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश में सच बोलना मना है और झूठ चल रही है। जितनी झूठ फौज बोलती है दुनिया में कोई नहीं बोलता। पहला झूठ कि सबको बराबर की जो है अपॉर्चुनिटी है, गलत। अरे अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, बराबर की तो बात छोड़ो। डॉक्टर साहब मैं इसी उस पे बेचारा कोई गरीब आदमी तो भर्ती नहीं हो सकता अगर उसकी जाति की रेजिमेंट जी, नहीं है जी। तो। दूसरी बात कि ये तो अंग्रेज बना गए थे। अरे अंग्रेज, ये तो इतिहास गवाह है, अंग्रेजों ने तो उन जातियों की रेजिमेंट बनाई जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया। हमारी वहां गलती हो गई। राव तुलाराम के नेतृत्व में, सूबेदार बंधु सिंह जी के नेतृत्व में अहीर ट्रूप्स ने विद्रोह करा। उसके बाद अंग्रेजों ने उनकी रेजिमेंट बनाई जिन्होंने जलियांवाला बाग में जो है गोलियां चलाई। जी, अंग्रेजों ने उन राजा महाराजाओं की फौज को कन्वर्ट करके आर्मी में, ये जो बनी है ये तो आजादी के बाद की है लगभग सारी।
अब तो आप सब इतिहास पढ़ लो। इसी विषय कुमाऊं को लेकर रेजिमेंट के एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे। एक मिनट, जी कुमाऊं जी। रेजिमेंट का तो 1945 में गठन हुआ था, और इनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये 200 साल पुरानी बताते हैं। वो तो सराई तो झूठ चल रहा है इस देश के अंदर। अरे अगर अंग्रेज जो कर गए थे वही सही था, तो फिर तुम्हारी 75 साल तुम्हारी जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी बताओ? संविधान का वायलेशन तुम कर रहे हो। 14, 15, 16 आर्टिकल फंडामेंटल राइट है कि किसी के साथ जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर जो है कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन ये जो लॉबीज हैं, इन्होंने अग्निवीर का भी बट्टा बैठा दिया। प्रधानमंत्री को तो पता भी नहीं होगा। सारी जगह से ज्यादा भर्तियां इन्होंने रेजिमेंटल लेवल पे कर दी। उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम में अप्लाई नहीं करा, और उन्हीं जातियों की कर दी जो उन रेजिमेंटों की जातियां बुला बुला के कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेचारे गरीब आदमियों के बच्चे, हमारे बच्चे तैयारी कर करके जा रहे हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम में इम्तिहान दे रहे हैं, और वहां से नतीजा जीरो, बोले अपने घर जाओ। 15 हमारे बच्चे बैठते हैं जिस देश के, और जो है 40,000 वैकेंसी में 20,000 वैकेंसी तो जो है इन्होंने अग्निवीर में लेटरल रिक्रूटमेंट से कर दी। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं बताते। मैंने इनसे आरटीआई में पूछा कि आप बताएं कि आपने ये रिक्रूटमेंट करी जी, जो है रेजिमेंटल कोर्ट वाली, इसमें जो है कितनी भर्तियां करी? बोले हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हम इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। आप सोच सकते हैं ये भारतीय पैरामीटर क्या सेना है। रहा? पैरामीटर पैमाना क्या लिया इन्होंने? पैरामीटर तो सारे जो है वो उसमें मालूम में पड़े हैं। एक ही पैरामीटर है, जाति। जाति जिसकी रेजिमेंट है वो दूसरे को घुसने नहीं दे रहा, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। जो चीफ आता है वो अपने रेजिमेंट के बढ़ा देता है बटालियन, और सब अपनी जाति के भर्ती करा जाता है। वो एक वो था, वो क्या नाम है, गढ़वाली या कौनी, जनरल रावत। जी मुझे शर्म आती है जब इनको जो है उनके लड़के नहीं मिल रहे, इतनी बढ़ती है उनकी, तो उनकी हाइट कम कर दी। जो 200 साल से चली आ रही थी उनकी जो है वेट कम कर दिया। अरे हम क्या कोई दूसरे दर्जे के नागरिक है? ये काय का संविधान की किस बात की दुआई देते हो? हैं संविधान के ऊपर तो रोज निकलते हो, और बेचारे गरीबों को पता ही नहीं हो रहे। 15 लाख रुपए बैठ रहे हर साल अग्निवीर में, उनका नंबर ही नहीं आया। पर नंबर तो जब आएगा जब उनकी भर्ती हो रही हो। भर्ती तो लेटरल भर्ती हो रही है, वो सिस्टम ही नहीं है, कोई मेरिट डिक्लेयर नहीं करता। अभी वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जिसके कम नंबर थे वो सेलेक्ट हो गया क्योंकि उसकी जाति की वैकेंसी थी। ये हो गया रहा है, देश के साथ गद्दारी है। और इस बात की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि पिछले 75 साल से कौन जिम्मेदार है जिसने 75% देश के युवकों का फंडामेंटल राइट छीना। इसमें सब शामिल है, सब शामिल है इसमें। अपोजिशन भी शामिल है, सत्ता दल भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है, सब शामिल है इसमें। लेकिन बात यह है कि न अखबार भी चुप, लेफ्ट भी चुप, राइट भी चुप, सेंट्रल भी चुप, कोई दिया बत्ती जलाने वाला ही नहीं है, कोई मोमबत्ती जलाने वाला नहीं दिख रहा कि 75 साल से 75% युवकों को फंडामेंटल राइट्स का आप हनन कर रहे हो। असली मुद्दा ये है। और वो जो मेरे साथ मेरी पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो तो अपने आप में घिनौना अपराध था जो सुप्रीम कोर्ट के उन 4 जजेस ने किया। उनके खिलाफ तो मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन इस देश में तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो सब हुआ क्या था, ये और बताइए साहब। जो आपके खिलाफ फैसला दिया गया तो फैसला क्या? में बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने जो पीआईएल दाखिल करी थी वो अपने आप में एक दस्तावेज है, और उसमें मैंने कहा कि भाई 75% युवकों का
जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर फौज में भर्ती नहीं किया जाता है। वो एडमिट हुई, एक साउथ के जज थे, वो बेचारे सीधे थे, उन्होंने कहा यार ये हो क्या रहा है, वो एडमिट कर गए। एडमिट करने के बाद उन्होंने फौज से जवाब मांगा, फौज ने जो जवाब दिया आप सोचेंगे समझेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। फौज ने जवाब दिया हाँ ये जो बात कह रहा है वो ठीक कह रहा है, ये जो पिटिशनर बात कह रहा है ये ठीक कह रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहब दो थे, एक तो टीएस ठाकुर और एक वो नगप्पन, वो लिख गए, क्या लिख के गए कि वी डू नॉट कंसिडर दिस केस ए फिट केस टू यूज आवर पावर अंडर आर्टिकल 32 and we will not use our powers under article 32 as given by the constitution। भाई तुमको जो आर्टिकल 32 में पावर दिए ये किस लिए दिए, ये क्या पकौड़े तलने के लिए दिए हैं? आप मना कैसे कर सकते हो जब एक चीज फाइल पे प्रूव हो गई, उन्होंने मान लिया, और हमने इतने अकाट्य तथ्य लगाए थे कि फौज मना नहीं कर सकती थी, और उठा के फाइल फेंक दी। मैं तो दंग था इस देश का होगा क्या। मैंने रिव्यू दाखिल करी, मैंने क्यूरेटिव दाखिल करी, बोले ये तो वो केस है ना फलाना फलाना, उसके हिसाब से जो है ना ये ऐसे ना इसमें कुछ नहीं। अरे देख तो लो, फाइल तो देख लो। फिर मैंने उनकी कंप्लेंट करी, वो कंप्लेंट 10 साल में जाके एडमिट हुई। जब एडमिट हुई तो पता है क्या जवाब आता है कि आपकी कंप्लेंट, आपकी देखो, आप ये देखो ये न्याय की स्थिति है, आपकी कंप्लेंट पीआईएल के मापदंडों के अनुरूप नहीं है। अरे अब इनको कौन समझाए कि वो तो एडमिट हो गई, पीआईएल तो एडमिट हो गई थी, जजेस ने जवाब मांग लिया था, बहस हो गई थी, उन्होंने मान लिया कि हम ऐसा करते हैं। और जो मैंने जो कंप्लेंट करी है वो तो इन जजेस ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करा है, ब्रीच ऑफ ओथ करा है, जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी करी है, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, ये इसलिए करी थी। तो डॉक्टर साहब आपने कोई और दाखिल नहीं की इनके खिलाफ? एक मिनट, कंप्लेंट कभी पीआईएल के अकॉर्डिंग होती है? वैसे ये दही की हांडी भी नापते हैं, ये दुनिया भर के कर्म करते हैं सारे के सारे, सुओ मोटे एक्शन भी लेते हैं। 75% लोगों के हनन किया जा रहा है, वो आज भी हो रहा है, अग्निवीर में भी हो रहा है। अग्निवीर तो मैं आपको बताता हूँ इससे अच्छी स्कीम कोई नहीं है, लेकिन इन फौजियों ने अग्निवीर में जो घोटाला करा है, घोटाला, ये मेरे ख्याल आजादी के बाद सबसे बड़ा नौकरियों का घोटाला है। ये मैं कहता हूं, मैं प्रूव करता हूं, करूंगा इस बात के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बार कैप्टन साहब को भी ले लेते हैं लाइन पे। कैप्टन सर आप बताएं, आपने तो कारगिल जो ऑपरेशन था वो भी किया है, उसमें भी आप साथ रहे हैं, और उस लड़ाई के बारे में जो कुमाऊं 13 थी, उसी कुमाऊं 13 से आप भी आते हैं। शायद आप उनके, हम आपको वंशज कह लें या फिर उनके थोड़ा बाद वाली स्टेज पे कह लें, लेकिन कुमाऊं 13 ही थी वो भी। तो आप क्या कहेंगे पूरे मामले को देखते हुए? और आज जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, राव साहब भी कह रहे थे कि जो कांधे पर हक मिल जाना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अमित भाई, मैं फौज के अंदर तीसरी पीढ़ी का सोल्जर था जी। मेरा दादा था जो बैटल कैजुअल्टी था, पिताजी और 4 भाई थे, चारों फौज में थे जी। और अगली पीढ़ी के अंदर मैं भर्ती हुआ। जब मैं कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुआ उस समय मेरे को ऑप्शन मिला था, एक अधिकारी था उसने कहा था मिक्स पलटन में जा, लेकिन तब पता है मेरे पिताजी ने क्या कहा था, बोला बेटा 13 में जाना, 13 के बहादुरी के बड़े हिस्से हैं। और मेरे को उस अधिकारी ने कहा था बेटा उसमें प्रमोशन ही है,
बोलो मिक्स में जाओ, वहां प्रमोशन मिलेगा। लेकिन मेरे को वो मेरे पिताजी की बात याद थी, और जब मैं 13 कमाऊ में गया तब मैंने देखा भाई इस पलटन का तो नाम ही अलग है, इसका तो इसके दस्तूर, इसके अलग ही जाके आदमी में जोश बढ़ता था। इसके खिलाड़ी उस समय मैं आपको बताऊं 89 90 के दशक में एक अलग ही कंपनी होती जो खेलों के अंदर कमांडते जाते थे, कबड्डी कुश्ती वाले। और फिर बाड़मेर के अंदर हमारे को ऑपरेशन में हिस्सा लेने को मौका मिला। पहले तो सिर्फ हिस्से सुने थे। एक 14 साल की यंग बटालियन जो आजादी के बाद सबसे पहले खड़ी हुई, पहली बटालियन है 13 कमाऊ, आजादी के बाद खड़ी होने वाली 5 अगस्त 1948 को। इसको सिर्फ 14 साल की उम्र में लड़ने के लिए भेज दिया। किस मोर्चे पर? वो भी चसूल जैसे मोर्चे पर। उससे पहले गो ऑपरेशन किया। और चसूल के अंदर जब मैं 94-95 में ब्रिगेडियर बिप्पी साहब जो उस समय हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, उसके द्वारा भेजा गया था। वहां हमने मेमोरियल बनाया था छोटा, पहले कोई मेमोरियल बनाया हुआ था, उसको संगमरमर और का पत्थर लगा करके उसको मेंटेनेंस किया था। अब तो गवर्नमेंट ने काफी कुछ करा। जब वहां देखा तो हम उस चीज को देख के ताजुब रह गए। जो आज हमारे पास हथियार आए हैं वो ऑटोमेटिक हथियार उस समय चाइनीज आर्मी के पास थे। और हमारे जो अहिरवाल क्षेत्र के जो नौजवान थे उस समय उन ऑटोमेटिक हथियारों का मुकाबला किया। और क्लोथिंग 13 कमाऊ के मेमोरियल के अंदर आज भी उनके वस्त्र रखे हुए हैं काफी जवानों के। उनको आप जाकर के मेमोरियल में देख सकते हो। कोई भी वहां एक भी ऐसा जवान नहीं जिसके पीठ के ऊपर गोली हो। पैंट के फ्रंट हिस्से पर और उनके जो उन्होंने पार का पैर रखा था उसके सामने से गोलियां लगी हुई है। और कपड़े पता है कौन से थे? वो जो पहले हरी ड्रेस आती थी सूती, उसके अंदर बॉडी का झूठ था, उससे उन्होंने माइनस टेम्परेचर के अंदर वो लड़ाई लड़ी। और आज जब फौज ग्लेशियर में लड़ती है, मैं भी गया हूं ग्लेशियर में 99-2000 में, आज इल्टिया पता नहीं कौन कौन से देश का इतना बढ़िया क्लोथिंग आता है, उसको 10-10, 20-20 हजार का तो स्लीपिंग बैग आता है, कई हजार के जूते आते हैं। और वो उस समय डीएमएस जूतों के अंदर लड़ाई लड़के आ। लेकिन उसमें से कोई ऐसा जवान नहीं जो भगोड़ा हो पाए। अगला 71 के अंदर देखो कहाँ फर्क कहाँ होता है। जैसे डॉक्टर साहब बता, 71 के अंदर 13 कमाऊ एक ऐसी बटालियन थी जिसने दिन के अंदर हमला किया। फौज का हमला कभी भी दिन में नहीं होता, हमेशा लास्ट लाइट पे शुरू करते हैं मार्च और फर्स्ट लाइट से पहले हमला करके जमीन को फतेह करते हैं। और 13 कमाऊ की डेल्टा और ब्रावो कंपनी ने दिन भर हमला किया और कम से कम भी 60-70 पाकिस्तानियों को मारा। इतना सामान उनका बरामद किया, हथियार वगैरह। लेकिन अवार्ड क्या मिला? सेना मेडल मेंशन डिस्पेच। हम कई बार अब सुनते, आज एक उग्रवादी को मार तो सेना मेडल मिल जाता है। और जिस बटालियन ने दिन के अंदर मोर्चा फतेह किया बिप्पी 638 के ऊपर, उस शेखावत साहब को सिर्फ एक सेना मेडल दे दिया जो बैटल कैजुअलिटी भी हुआ था उस समय। इसके आगे का बताता हूं आपको। ऑपरेशन पराक्रम 92 से 95 के अंदर मैं एक छोटा बच्चा ही था, ज्यादा उम्र नहीं थी, 4-5 साल सर्विस थी, 4 साल। उस समय पलटन ने 96 उग्रवादी मारे 3 साल के ड्यूरेशन में और 400 के लगभग पकड़े। ऐसे जाते थे जैसे शिकार खेलने के लिए जा रहे हो जंगल के अंदर। मेरे गोली सबको डर लगता है, मैं ये नहीं था, मैं ऐसा दिलावर था भाई मैं तो जाकर छाती अड़ा देता था, डरता नहीं था। मैं पहले दिन ऑपरेशन में फंसा जून 92 के अंदर। बस एक ज्यादा टाइम नहीं लो, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ विस्तार से, कौम की कहानी बताता हूँ मैं। जब मैं वहां गया तो सोपुर के पास एक ऑपरेशन में फंस गए। उग्रवादियों ने अम्बुश लगा रखा, धड़ाधड़ फायर खुल गया। सब एक गाड़ी से छलांग लगा दी, मैं भी डाक मार दिया। मैं रोड के साथ अपने बंदूक को लेके दुब गया भाई, मैंने कोई गोली नहीं चलाई। जब मैंने देखा बंदे तो सारे दौड़ लिए हथियार उठा करके,
आगे उग्रवादी शेरों के बाग में भग रहे हैं, पीछे पीछे ये भग रहे हैं। थोड़ी देर के अंदर 6 बंदूक मार के लिए 6 उग्रवादियों को। पहली बार मैंने मतलब लाइव जिंदा उग्रवादी मरे हुए देखा था। उसके बाद मेरे पता नहीं ऑटोमेटिक क्या जोश आया, क्या मतलब खून का उबाल आया, मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। और वहीं पर 93 के अंदर मेरे को गैलेंट्री अवार्ड मिला 15 अगस्त को। फिर यही पलटन 99 के अंदर ग्लेशियर चढ़ी। ग्लेशियर के अंदर इसने बड़े अच्छे काम किए। लड़ाई शुरू होते ही सीधा आधी पलटन ग्लेशियर और आधी पलटन जो नीचे डीएनएक्स हुई थी उसको कारगिल की लड़ाई में भेज दिया। 58-56, 58-10 और 58-80 रिंग कंट्रोल, इन 3 तोप के अंदर 3 तोप को 13 कमाओं ने कब्जा किया। लेकिन इसके अंदर भी अवार्ड क्या मिला? सेना मेडल। पता है क्यों? अब मैं ये कहूंगा इसका रीजन ये था, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सीज फायर घोषित कर दिया था, उस समय हमारा एक क्षेत्र ऐसा था तुर्तुक का जो पाकिस्तान के कब्जे के अंदर था, और उसको छुड़ाने के लिए अगस्त लास्ट में तो ऑपरेशन शुरू हुए थे। और जो जवान और जो बटालियन उसमें लड़ी उनका तो कोई नाम भी नहीं दिया इन्होंने। जब जवान कैजुअलिटी हो गया, उनकी डेड बॉडी आई, 5 को 13 कमाओ एक दिन शहीद हुए, तब भी क्या बोले बोलना भाई पाकिस्तान का, और उसके दो हो गए। तब एक मेरा नाम का था सूबेदार साहब जो उनकी डेड बॉडी लेकर बोले, साहब ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं पत्रकारों के सामने, अटैक किया है, अटैक में कैजुअलिटी। तब अधिकारी ने कहा भाई ठीक है जैसे आप बोलते वैसे। ये अवार्ड क्या दिया? सेना मेडल। साधु जैसे इनको सबको सेना मेडल मिला, मतलब सम्मान आज तक मिला नहीं, सम्मान नहीं मिला। फिर यही बात है, देखो विडंबना इसके साथ, ऐसा इतिहास और इतने बहादुरी से लड़ने वाली कौम, उस कौम को आज भी अपने हक के लिए और नाम के लिए लड़ना पड़ रहा है, जिसके पुरखे खप गए इसके लिए। जी वो शांतिपूर्वक अब भी एक भीख की तरह मांग रहे, अपने हक को भीख मांग रहे। और जो कौम और जो क्षेत्र हिंसक आंदोलन करते हैं उनको तो गवर्नमेंट टेबल के ऊपर आती है बातचीत के लिए और उनकी मांग को मांग लेती है। आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर देख लो, जो आजादी के बाद जिनके ग्रुप का गठन हुआ, उग्रवादी थे, हिंसक थे, उनको सीधा जेल में बना दिया पकड़ के। और जो कुछ जानते नहीं थे बोलो पढ़ाएंगे भी, तुम्हारे को सिखाएंगे भी, सब कुछ करेंगे और तुम इस रास्ते को छोड़ दो। और जब हम अपनी अग्नि परीक्षा दे चुके, जो कई पीढ़ियां लगातार कई पुरखे देते हुए आए, और फिर हम बोलते भाई हमारे को हमारा हक दे दो, तब भी पता क्या कहते? बोले नहीं, कोई बात नहीं कर रहा। हमारी स्वाभिमानी कौम है, हर बंदा हमारा देश का वफादार है जी। हम देश की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर कोई भी नुकसान होगा तो हमारे देश का होगा, वो मेरा ही नुकसान होगा, लेकिन फिर भी सरकार के जू नहीं रहेंगी। बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी। हमारे को हमारा हक मिलती है। और हर आदमी देखो तस्फूर का, कल 18 नवंबर 1962 को जो लड़ाई हुई थी, कल आज एक ही दिन गया है, पूरे देश के अंदर उसका गुणगान हुआ है, हर नेता हर टीवी चैनल के ऊपर, और वहां विजिट करता है। उसके बावजूद भी हमारे अहिरवाल क्षेत्र की अनदेखी हो रही है। हर क्षेत्र की ध्यान में चीजें नहीं आ पा रही उनके ना। अभी कौम की बात छोड़ दो, क्षेत्र के आधार पर लेते हैं। हर क्षेत्र की बटालियन है, मराठा ले लो, मद्रास ले लो, दूसरा ले लो, कोई ऐसा स्टेट नहीं जिसकी भर्ती नहीं हो। भर्ती उस क्षेत्र का आधारित रेजिमेंट नहीं है। ये अहिरवाल क्षेत्र की कोई एक रेजिमेंट बता दो जिसके नाम से भर्ती हो जाए। हम पहले हमारे अहिरवाल के नाम से भर्ती होते थे, सारे अहिर की 2 वैकेंसी होती थी, अब वो सारी यादों में बढ़ गई। एक या तो नई कौम भूज दी इसके अंदर,
भाई यादव तो हमारा वंश है ना, कौम तो हमारी अहीर थी, और अहीरवाल के हम सारे रणबांकुरे थे यहाँ के, न हमारे क्षेत्र के आधार पर बटालियन है और न हमारी कौम के आधार पर बटालियन है। बिल्कुल 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 कैप्टन साहब, एक बार राव साहब को ले लेता हूँ मैं लाइन पे। जब राव साहब, में हमारे एक घर के अंदर 5-5 भर्ती होते थे, 4-4 जी जी, 5-5। आज मेरी दूसरी जो मेरे से अगली जो जनरेशन है उसके अंदर पूरी की पूरी वॉश आउट होगी, सिर्फ एक लड़का अभी ऑर्डिनेंस में भर्ती हुआ है, वो भी सपोर्ट कोटे थे। तो कहां जाए, कोई सुन नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात आपकी। राव साहब, अमित इस जी, लड़ाई में, एक मिनट अमित जी, जी 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 डॉक्टर एक साहब, पॉइंट बताना चाहूंगा, पॉइंट जी डॉक्टर साहब बोलिए। कि जब 13th कुमाऊं सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड थी और 2 महीने लगातार वहां लड़के आई, तो इनको तो जाना था रेस्ट के ऊपर, लेकिन आर्मी ने कहा नहीं, यू टेक पार्ट इन द कारगिल वार, एंड दे ऑफर्ड। और कारगिल वार में इनका बड़ा जबरदस्त रोल रहा, इनके शायद काफी कैजुअलिटी हुई और इनको अवार्ड भी मिला। ऐसी पलटन कहीं देखी आपने? ये भारतीय सेना की उन 4 बटालियन में से एक है जिसको ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव का अवार्ड मिला हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल राव साहब, मैं इसी बात को, डॉक्टर साहब की बात को आगे करना चाहूंगा। उस लड़ाई के अंदर बोला जाता है भाई भाई भी लड़े थे, मामा भांजा भी लड़े थे, जीजा साला भी लड़े थे, और अभी जो कहा कि दुश्मन भी तारीफ कर दे, जिसकी दुश्मन भी तारीफ करके गए थे कि ऐसे बहादुर देखे नहीं, और वहां पे एक संगीन भी गाड़ करके गए थे और उसके ऊपर कैप लगा करके गए थे, वो भी शायद आपको भी याद होगा। तो कैसे देखते हैं इस सब को? देखिए, सबसे पहले जो पूरे मैं डिस्कशन में एक चीज रखना चाहूंगा जी, जो सबसे अहम चीज है वो अहिरवाल की और अहिरों की मार्शल ट्रेडिशन है, जी, और उस मार्शल ट्रेडिशन को बचाना कैसे। मैं सच्ची बात अपने जो जीवन में हुई थी मैं आपको बताता हूँ। लोंगेवाला की जो बैटल है उसके ऊपर कितना लिखा गया देखो जी, जबकि एयरफोर्स के जो अफसर थे आत्मा सिंह जी, उनका वर्जन अलग है। और आप अगर उस पूरे सेक्टर के जो सबसे बड़ा जो लड़ाई थी वो तो 13 कुमाऊं ने BOP 638 पे लड़ी जी, क्या कहीं पहचान नहीं है, देख लो। दूसरी चीज, जैसा कप्तान साहब ने बताया, अभी भी मौजूद है ब्रिगेडियर VP सिंह, जिन्होंने 13 कुमाऊं को कमांड किया। VP सिंह साहब जलूरा ऑपरेशंस के दौरान CO थे, कमांडिंग ऑफिसर। उन्होंने जलूरा डे पे जो बात कही मैं आपको बताता हूँ कितनी बड़ी बात थी। अरे बोला, कहीं से भी अगर गोली चलती है तो आदमी सबसे पहले अपनी पोजीशन संभालता है, दुबकता है, फायर की तरफ देखता है। बोले लेकिन ये जो छोरे हैं ना 13 वाले, ये जहां गोली की आवाज जहां से आती है उसकी तरफ ही दौड़ते हैं। आप देखो, मतलब इनकी मर्दानगी देखो कि जहां से फायर आ रहा है, जहां से गोली चलने के बाद ये उसी की दिशा में दौड़ लगाते हैं। ये तो आपने देखा होगा, पहले तो आदमी सोचता है कि भाई पहले खुद को बचाऊं। दूसरी चीज, मेरे खुद के नाना जी कुमाऊं ग्रुप में थे, 2nd वर्ल्ड वॉर और 48 के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मेरा भाई NDA में कमीशन लिया, तो हम ट्यूबवेल पे खेत में मिलने गए, तो बोला क्या लिया इसने, तो हमने कहा एयरफोर्स लिया, फाइटिंग आर्म्स है। वो बड़े मायूस हो गए, बोला आर्मी में क्यों नहीं गया, इन्फेंट्री में। तो देखो आप 90 साल के आदमी के जवाब सुनना। मैं बोला नाना जी ये तो फाइटिंग है, ये एयरफोर्स में ऊपर से गोले गिरेगा दुश्मन पे। बोला बेटा, इन्फेंट्री में जब आप अपने दुश्मन को मार के मरते हो ना मोर्चे पे, तो उससे ज्यादा सुकून किसी चीज का नहीं। आप देखो, एक 90 साल का बुजुर्ग सैनिक जी, और देवते को ये बोल रहा है। अब ये जो 13 कुमाऊं है, इन्होंने कारगिल ऑपरेशंस की जो सबसे ऊंची चोटी थी जी, वो फतेह किया, और करीब 16 जवान उस ऑपरेशंस में इनके वीर गति को हासिल हुए। और मिला क्या? क्या तो साइटेशन लिखने वालों ने कमजोरी दिखाई, या जो है उन हुक्मरानों की कमजोरी थी जो अपनी
उसको कमजोरी को छुपाने के लिए इनके बलिदान को जिन्होंने हल्का कर दिया। नहीं तो कारगिल के अंदर ऑपरेशन में भी ये पीवीसी के हकदार थे। सबसे ऊंची चोटी को जीतना कोई छोटी चीज नहीं थी। और अगर आप पूरा ओवरऑल व्यू में देखते हैं तो 13 कुमाऊं अहिरवाल के मार्शल ट्रेडिशन की एक मोहर है, एक जिंदा दस्तावेज है। अगर आप इनके पूरे इतिहास को देखें, इनकी फाइटिंग क्वालिटीज को देखें, इनके जो भाईचारा और एक दूसरे के लिए खड़े होने की उसको देखें, तो ये जो एक उम्दा सैनिक होता है, एक उम्दा सैनिक में दिलेरी तो होनी चाहिए जी, साथ में ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड उस पलटन में होना चाहिए, एक भाईचारा उस पलटन में कि भाई मेरा भाई मेरे साथ में खड़ा हुआ, मैं मौत से भी खेल जाऊंगा। तो ये जो 13 कुमाऊं है, ये अहिरवाल के ट्रेडिशन का एक जिंदा दस्तावेज है। ये एक मोहर है जो ये बताता है कि हमारे पुरखों के जो शौर्य कैसा था, उनका स्वाभिमान कैसा था, लड़ाकपन उनका कैसा था। अब क्या है कि पता नहीं क्या फौज में ऐसा खेल हो गया है कि अहीरों के हर चीज को दबाया जा रहा है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कुमाऊनीकरण के नाम पर आप ये बताओ, इस 13 बटालियन जैसी मर्द पलटन के साथ में भी अगर इंसाफ नहीं होगा, तो आप फिर जहां हमारी एक कंपनी है, 2 कंपनियां, उसमें आप क्या सोच सकते हो। तो अहिरवाल के मार्शल ट्रेडिशन को, अहीरों के मार्शल ट्रेडिशन को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी फौज की और हुक्मरानों की है। अगर इस मार्शल ट्रेडिशन को बचाना है तो कंधे पे नाम देना ही पड़ेगा। कंधे पे नाम नहीं मिलेगा, अलग रेजिमेंट नहीं मिलेगी तो कैसे भर्ती होंगी, और जब भर्तियां नहीं होंगी तो लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, मार्शल ट्रेडिशन कैसे बचेगा। अरे ये तो अंग्रेजों से भी बुरा कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जो ये जो एक्ट लाए थे हथियार के लिए लाइसेंसिंग का, वो हिंदुस्तानियों के अंदर मार्शल ट्रेडिशन को खत्म करना है। क्योंकि पहले तो हिंदुस्तानी के हर घर में तलवार थी, हर घर में हथियार था, वो आर्म्स एक्ट लाए, ये तो उससे भी बुरा लाए। इन्होंने जो जाति और क्षेत्र के आधार पर जो भर्तियां हमारे ऊपर पाबंदी लगाई, हमारी रेजिमेंट ने बनाई, तो हमारी तो ये एक तरह से हमारे का तो ये गला दबाने पे लगे हमारे मार्शल ट्रेडिशन का। और अब देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है, जो देशभक्त है उनको सजा मिल रही है, और जो सन 57 में अंग्रेजों ने सजा दी थी वो आज भी कायम है। ये जाति नहीं है, मतलब जो मुल्क के विरोध में खड़ा हुआ उनको तो इनाम दिया जा रहा है, और जो मुल्क के लिए खून बहा रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, उनका इनाम तो छोड़िए, उनके ग्लोरियस मार्शल ट्रेडिशन को दबाया जा रहा है, और दबाया ही नहीं जा रहा, एक षड्यंत्र के तहत धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। मेरे को कुमाऊं ग्रुप के बहुत सारे, मैं जो हमारे साहिबानों से मिलता हूं, वो बोलते हैं कि पिछले 15 से 16 साल के अंदर कुमाऊं ग्रुप में हमारे एक एक गांव में एक बार भी भर्ती नहीं हो रहा। और कोई दौर था जब एक एक कुनबे में 10-10 होते थे। मेरे खुद के कुनबे में मेरे पापा, मेरे ताऊ, ये सब कुमाऊं में थे। अब हालत देखिए ये कर दी है कि जो 2.5% इन्फेंट्री में कोटा पहले था वो अभी कर रखा है। अरे इतनी बड़ी कौन, कुमाऊं एक जिला, कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं स्काउट्स, गढ़वाल एक जिला, गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल स्काउट्स, लद्दाख एक छोटी सी यूटी जिसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, वहां लद्दाख रेजिमेंट। ये हो क्या रहा है भाई। पंजाब सूबा कितना बड़ा है। अरे ये लिए बैठे हैं 3-4 रेजिमेंट है, तो जेके लाइट इन्फेंट्री, जेके राइफल्स, पंजाब रेजिमेंट, आर्मर्ड, आपके आरटी, इंजीनियरिंग ग्रुप, सिख लाई, सिख रेजिमेंट, इन डोगरों को ले लीजिए आप। डोगरों को तो एक पूरा स्टेट भी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिनकी ताकत है, जिनके पास जो फैसले लेते हैं, वहां हमारे लोग नहीं। हमारा आदमी का है, हमारा आदमी तो मोर्चे पे है अपना खून बहाने के लिए, सर कटाने के लिए। और आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, हर पलटन में होता है कि फौज लड़ती है नाम नमक निशान के लिए, लेकिन आपको बड़ा ताज्जुब होगा, अहीर तो बेचारा सिर्फ नमक के ऊपर लड़ रहा है।
क्योंकि फौज का नमक खाता, वो उस नमक के लिए ही खून और सिर कटा रहा है। निशान और नाम तो कहीं नहीं रखा भाई। हिंदुस्तान में बाकी कौम में तो 3 चीजों पे लड़ रही है, नाम नमक निशान पे, और अहीर को तो खाली वो सिर्फ नमक के सहारे लड़ा रहे हैं। और ये देखो मेरी भोली कौम, क्योंकि हमारे अंदर देशभक्ति का संस्कार है। हमारा तो बच्चा पैदा होते ही हमारी माएँ जो है, हमारी जननी जो है, हमको गुट्टी देती है कि बेटा जननी और जन्मभूमि का कर्ज चुकाना है तूने, तो खाली नमक खा खा के अपने सर कटा रहे। इससे ज्यादा ताज्जुब होगा कोई? बहुत बड़ी और बात है राव साहब। बिल्कुल लेकिन मैं कह रहा अब हूं, पिछले मतलब मैं इतिहास पढ़ने का बड़ा शौकीन हूं। मैं ये नहीं कर रहा इतिहास का, लेकिन इतिहास पढ़ने का शौकीन हूं। मैंने दुनिया के किसी भी कोने में एक देशभक्त और मर्द कौम के साथ अन्याय होते हुए नहीं देखा जितना इन अहीर और अहीरवाल के साथ होता है। आप ये बताइए, आप हमारे संस्कारों को देखिए। मैं ये तो ठीक है, मैं 4-5 पीढ़ी से हमारी फौज में हूँ, कप्तान साहब के 4-5 पीढ़ी से, डॉक्टर साहब जिनका पेशा जो है डॉक्टरी था, लेकिन इन्होंने अपने 4 दशक से ज्यादा समय इसी के ऊपर लगा। और किस बात पे चुभन सुनी हुई? नहीं तो डॉक्टर का फौज से क्या लेना था, ना इनके बच्चे ना इनके पिता फौज में। एक सर्विसमैन साहिबान ने इनको, ये जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे तो ये बोला कि डॉक्टर साहब कुछ दे सकते हो, एक चीज दे दो। डॉक्टर ने बोला पता नहीं नौकरी मांगेगा क्या मांगे। बोला भाई कुछ बात हुई तो बोला कंधे पे नाम देते। और वो जो बात थी वो ऐसी चुभी कि वो ये रेजिमेंट का जो आज मुहिम चल रही है, जी वो उन मुद्दों के अंदर जो पेज था, वहां से ये विचार पैदा हुए। फिर आगे तो आप देख लो कानूनी लड़ाइयां हैं या जन जागरण है। मैं तो बिल्कुल। देखो ये रेजिमेंट मैं तो फौज को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अरे हम रेजिमेंट सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे मार्शल ट्रेडिशन को बचाओ भाई। तुम चिड़िया को बचा रहे हो, शेर को बचा रहे हो, बघेरे को बचा रहे हो, रीछ को बचा रहे हो, और अहीर के मार्शल ट्रेडिशन को नहीं बचाना चाह रहे। अभी कह रहे थे अफ्रीका से चीते लाए हैं। अरे ये तो असली चीते, ये तो अहीरवाल में बैठे हैं, इनको ही बचा लो भाई। ये जो अहीरवाल टाइगर्स हैं, जो देश के लिए मरने मारने के लिए तैयार होते हैं, ये तो तुम्हारे से कोई खर्चा भी नहीं मांग रहे। और जो तुम कंधे पे नाम दोगे उसके बदले सिर देंगे। तो भाई इन चीतों को, जो असली चीते हैं, जो अहीरवाल टाइगर्स हैं, इनको बचा लो, इनकी मार्शल परंपरा को बचा लो। और सरकारें अगर ये सोचती हैं कि भाई डॉक्टर मर जाएगा तो मुहिम खत्म हो जाएगी, ना, डॉक्टर साहब भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, और बारी कप्तान साहब की भी आएगी, लेकिन मुहिम जिंदा रहेगी। ये सबको, चाहे वो जो भी हुक्मरान या फौज में जो बैठे हैं, वो ये सोचे कि 2-4 आदमी मर जाएंगे तो मुहिम ठंडी होगी, ना भाई। ये तो इन अहीरवाल टाइगर्स को, इन चीतों को बचाने की मुहिम है। ये तो जब तक कंधे पे नाम नहीं मिलेगा तब तक शांत नहीं होगी। आदमी आएंगे चले जाएंगे, पर जो विचार पैदा हो चुका है, जो उस जेसीओ ने डॉक्टर साहब से मांगी थी, ये विचार अब हम अगली पीढ़ियों को दे चुके हैं, और ये मुहिम खत्म नहीं होगी। और अब तो ये है, ये लड़ाई खाली रेजिमेंट की नहीं है, एक विरासत को बचाने की लड़ाई है, एक परंपरा को बचाने की लड़ाई है, एक इतिहास, जंगी इतिहास को बचाने की लड़ाई है, एक उस मिट्टी को बचाने की लड़ाई है जिसके गांव गांव में शहीद हैं, जिसके गांव गांव में परम बलिदानी है, जिसके पास में 1857 की क्रांति का इतिहास है, जिसके पास तैमूर के खिलाफ लड़ने का इतिहास है, जिसके पास नादिर शाह के खिलाफ लड़ने का इतिहास है, जिसके पास फिरंगी के खिलाफ लड़ने का इतिहास है, जिसके पास चीनी के खिलाफ लड़ने का इतिहास है, जिसका इतिहास श्रीलंका में भी बचा। उस विरासत को, उस परंपरा को, उस अहीरवाल टाइगर्स को बचाने की ये मुहिम है। और इसको तो चाहे हमारी पीढ़ियां खप जाएं, हम इस मुहिम को सिरे चढ़ा के ही रहेंगे। ये फौज को, हुक्मरानों को अपने दिमाग में बात बैठा लेनी चाहिए कि ये आर पार की लड़ाई है। और हम ये नहीं कह रहे आज जीतेंगे, हम भी खप जाएंगे, हमारे बच्चे खप जाएंगे, लेकिन इस मुहिम को हम जो है लक्ष्य तक ले जाके ही मानेंगे। बहुत बड़ी ये बात है तो राव साहब, लेकिन इसकी परंपरा को हम बचा के ही मानेंगे। जी, बिल्कुल, लेकिन समय थोड़ा-सा इजाज़त कम दे रहा है अभी, काफ़ी समय हम लोगों को बात करते हुए हो गया है। तो अगर आप 10-10 सेकंड अपनी-अपनी बात रखना चाहें इस विषय के ऊपर तो रख सकते हैं। राव साहब आप ही शुरुआत करें।
मैं तो फौज से ये गुजारिश करता हूं, आप लोगों ने इस कौम के साथ, इस इलाके के साथ बेइंसाफी करी, जी पर फिर भी कितना देर आए दुरुस्त आए, भूलों को सुधारा जा सकता है। तो अब ये फौज का नैतिक दायित्व है कि हमारे मार्शल ट्रेडिशन को बचाया जाए, और अगर कुछ भी नहीं किया जा सकता, इस 13 कुमाऊं के कंधे पे नाम या हिरवाल लिख दो, पैसे हम दे देंगे, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, रेजिमेंटल सेंटर हम दे देंगे, पैसे हम दे देंगे, और हमारे पास बाकी जवान तो इतने हैं कि गांव गांव से हम 1000 बच्चे लड़ने के लिए भेज देंगे। बहुत और बड़ी भाई बात है राव साहब, बहुत बड़ी बात। औसत था, हमारे पास वो नस्ल है, हमारे पास वो खून है कि हमें कई रजांगला पैदा कर देंगे। बिल्कुल एक बार राव साहब, थोड़ा सा मौका समय का ध्यान भी रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप भी 10 सेकंड में एक बार बात पूरी करें। मेरा तो यही कहना है साहब कि ये आडंबर और ये पाखंड बंद करो, जी या तो सबकी तोड़ो वरना आयरों की भी जोड़ो, बस इतना ही मेरे को कहना है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कैप्टन साहब, आप भी 10 सेकंड में अपनी बात को एक बार पूरी करें, फिर समापन करते हैं। भाई अमित भाई, मेरा भी यही कहना है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, या तो सभी की तोड़ करके इंडियन आर्मी कर दो, भारतीय जी सेना, फिर हमारे जो अहिरवाल के लड़के हैं वो अपने दम के ऊपर अपना भर्ती में अपना हिस्सा ले लेंगे, या फिर हमारे कंधे पे नाम दे दो। जी, बिल्कुल। आगे चल कर के इतिहास के ऊपर भी बात करेंगे, इतिहास कैसे लिखा गया है, लेकिन वो किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज जो अहिर रेजिमेंट की बात हुई है, मैं आप सभी का, तीनों ही हमारे जो गेस्ट हैं, उन सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो दर्शक हमारे हैं, वो अपने विचार ज़रूर लिखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।